नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को हल करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप, जिन संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका 3। देखिए दोस्तों, 3 के सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, यानी यह 3 जो है सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होगी, अन्य किसी संख्या से यह विभाजित नहीं होगी। 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, यानी इसके सिर्फ 1 और 3 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से हमारा 2 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। 2 केवल 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 5 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। 5 हमारा 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा। इसी प्रकार 7, 11, 13 के बाद 17, 19, इस प्रकार की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों, ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 4 एक भाज्य संख्या है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड हैं 1, 2, 4। ध्यान दीजिए, 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। इसी प्रकार 6 हमारा एक भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 1 होगा, 2, 3 और 6। इसी प्रकार हो जाएगा हमारा 8 ही हमारी एक भाज्य संख्या है। 8 के गुणनखंड जो होंगे 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार से 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। यानी भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, 1। इसीलिए न तो इसे हम भाज्य कह सकते हैं और न ही अभाज्य कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। दोस्तों, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनफलों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इससे दोस्तों,
हो गया हमारा 4। 4 एक भाज्य संख्या है। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणे 2 गुणे 2। दोस्तों 4 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणे 2 गुणे 2। अगर हम इसके क्रम को न ध्यान दिया जाए तो 4 को सिर्फ हम 1 गुणे 2 गुणे 2 के गुणनफल के ही रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगली भाज्य संख्या जैसे हो गई हमारी 16, तो 16 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी ध्यान दीजिए 16 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी अगर 16 के अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को न ध्यान, देखिए दोस्तों क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है। ये 2 पहले हो सकता है या तो ये 2 इधर हो सकता है, एक बीच में हो सकता है। अगर क्रम को न ध्यान दिया जाए तो 16 को हम 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के अभाज्य गुणनखंड के अलावा किसी अन्य रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा अगली अभाज्य संख्या लेते हैं अगली भाज्य संख्या हम लेते हैं 20। 20 हमारी एक भाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके क्रम को न ध्यान दिया जाए तो 20 को सिर्फ हम 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 के अलावा अन्य किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्रम के बिना दोस्तों मतलब यह है कि देखिए ये 5 पहले भी आ सकता है, ये 2 बाद में हो सकते हैं। यानी क्रम को नहीं अगर ध्यान दिया जाए तो 20 को हम इसके अलावा किसी अन्य रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार सभी भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगर उसके क्रम को न ध्यान दिया जाए तो वे अद्वितीय होता है। धन्यवाद दोस्तों।